नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टेस्ट के साथ। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार रोजाना की तरह बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विथ स्मार्टेस्ट के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी बुक की संपूर्ण निचोड़ लेकर के आया हूँ। पूरी मैराथन क्लास रहेगी। क्लास 5th की एनसीईआरटी देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको 40 से 45 मिनट का रहेगा। 22 टॉपिक पूरे कवर किए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था सभी मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको बिना किसी देरी के वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि एनसीईआरटी बुक की मैराथन क्लास है। एनसीईआरटी कक्षा 5 का संपूर्ण विश्लेषण रहेगा। 22 अध्याय एक साथ। हाँ फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि 22 अध्याय एक साथ कैसे। यस, मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। तो 22 अध्याय क्लास 5th की एनसीईआरटी में है, वो आपको पूरे एक बार में करवाए जाएंगे। तो कौन कौन से 22 अध्याय हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिए। बाकी मैं डिस्क्राइब से आगे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या कि देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि 22 अध्याय आपको एक साथ लेकर के आया हूँ। और हाँ, 22 अध्याय एक साथ लेकर के आया हूँ। उसमें क्या है फ्रेंड्स की 22 अध्याय की अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो मात्र 5 रुपये में आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। और ये पीडीएफ का रेट क्यों रखा है फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये पीडीएफ जो क्रिएट करता है, मुझे उनको पैसे देने होते हैं, क्योंकि तभी अच्छे से काम करके वो मुझे देते हैं। तो उसके लिए आप 5 रुपये में पूरी जैसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये उनकी कलात्मक तरीके के पैसे लेते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। 5 रुपये अमाउंट क्लास 5th की पूरी एनसीईआरटी का कवर है, निचोड़ है इसमें। तो पहला चैप्टर क्या है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, पहले चैप्टर में कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, चखने से पचने तक, आम खाएं 12 महीने, बीज बीज बीज, बंद बंद दरिया दरिया, पानी का प्रयोग, मच्छरों की दावत, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, बोलती इमारतें, सुनीता अंतरिक्ष अंतरिक्ष में। उसके बाद इस साइड आते हैं कुछ टॉपिक। 11 इस साइड हो जाते हैं और 11 इस साइड हैं अपने। 11 टॉपिक अपने इस साइड आ जाते हैं। खत्म हो जाएं तो देखिए, पहला है खत्म हो जाएं तो। दूसरा अध्याय 13 है बसेरा ऊंचाई पर। 14 है जब धरती कांपी। 15 है उसी में ठंडा उसी में गर्म। 16 है कौन करेगा यह काम। 17 है फांदली दीवार। 18 है जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। 19 है किसानों की जवानी। 20 है किसके जंगल। 21 है किसकी झलक किसकी छाप। और 22 है फिर चला काफिला। तो ये थे अपने 22 चैप्टर एक साथ। मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेंगे। मछलियां खतरे की चेतावनी कहाँ से देती हैं। तो मछलियां खतरे की चेतावनी दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से अजीब हरकतें करने लगते हैं। अजीब हरकतें करने लगते हैं, उससे क्या होता है। उससे क्या होता है कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं, कुछ अनहोनी होने वाली है या नहीं। जैसे कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबतों को, जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, और पक्षियों के लिए भी यह आवाज निकालने लगते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और क्या है आगे। अब देखिए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सा जानवर कितना सोता है। तो एग्जाम में यही आता है, हाथी 2 घंटे सोते हैं, जिराफ 2 घंटे, गाय 4 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी कि सबसे कम कौन सा जानवर सोता है। तो हाथी और जिराफ
हाथी व जिराफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 5th में दिया गया है। हाथी 2 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है स्लॉथ। स्लॉथ जो कि 17 घंटे सोता है। अजगर जो कि 18 घंटे सोता है। उम्मीद करूंगा यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, एग्जाम में नोट्स ही आपके काम आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। तो सभी लोग, अभी टाइम है, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। एक नोट्स में लिख लेंगे, आपको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। और क्या है, अब देखिए, जानवरों को भी देखने, सुनने, सूंघने की, महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा। अब कैसे पहचाने साथी को। चींटियां, चींटियां नाम से चैप्टर है क्लास 5th में। चींटियां चलते हुए अपने पीछे खास किस्म की गंध, जिसको फेरोनोमस बोला जाता है। एग्जाम में आएगा कि चींटियां किस गंध को छोड़ती हैं, तो फेरोनोमस गंध को छोड़ती हैं। एग्जाम में 100% आएगा ये। इसी गंध के कारण चींटियों को पता चल जाता है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। अब उसके बाद कुत्ता। सड़कों पर कुत्ते की अपनी अपनी जगह पट्टी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ये कुत्ते के बारे में है। अब उसके बाद मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ आपको सब समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अध्याय फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको यहाँ पर वो बताना चाहूँगा। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। आवाज़ें अलग अलग, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़ने वाले दुश्मन की तरह, ज़मीन पर चलने वाले दूसरी तरह की आवाज़। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। छिपकली सर्दियों के दिन में अचानक कहीं गुम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर जो रहते हैं कि कहीं गुम से जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। जैसे छिपकली सर्दियों में नहीं दिखती है। उसके बाद आएगा डॉल्फिन। यह भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की एक अपनी भाषा होती है। उसके बाद आएगा, देखिए, रेशम का कीड़ा। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कितने किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एग्जाम में यही आता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर हम किसी गंध से ज़्यादा तब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। देखिए, आपकी मेंटलिटी जैसा सोचेगी वैसा ही होता है आपके साथ। अगर हम मन बना लें तो गंध उतना परेशान नहीं करती है। अब देखिए, क्लास 5th की एनसीईआरटी में स्लॉथ दिया गया है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पत्ते को खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लॉथ ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ की बात हो रही। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। दिन में करीब 17 घंटे उल्टे सिर पर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये स्लॉथ के बारे में बोला गया, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया था और मैंने कवर किया है। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 40 वर्ष औसत इसमें यही भी आ सकता है कि स्लॉथ का औसत जीवन काल कितना होता है, तो 40, 50, 60, 70, तो आपको 40 लगाना है। एग्जाम में यही पर। अब ये भी आ सकता है कि ये स्लॉथ मुश्किल से कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो आप जाएगा 8, 10, 12, 15, तो 8 पेड़ों में। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब पक्षियों की आंखें चीलबाज के धम से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। एग्जाम में कई बार आ चुका फ्रेंड्स कि हमसे 4 गुना कौन सा जानवर नहीं देखता है, तो अगर आपको याद होगा, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना देखते हैं, बाकी जानवर 4 गुना नहीं देखते। तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट। उसके बाद फ्रेंड्स आएगा, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है
वह चीज पक्षी को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जो हमें 2 मीटर से दिखाई देती है तो ये 4 गुना देखते, तो ये 8 मीटर दूर से देख लेते हैं। अब आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताने जा रहा हूँ। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजें पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखों की पुतली ही चीज पर होती हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब ये अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो देखने का दायरा बढ़ता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। फ्रेंड्स, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम सकती है, नहीं सकती। तो घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि एक दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। देखिए, कई बार एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, जे टेट के भी इसमें पूछा जा चुका है कि जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, वो कौन कौन से? तो काले और सफेद, सफेद और काले रंग ही देख पाते हैं। अब सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। उसके बाद बाघ के बारे में आएगा। बाघ के बारे में क्या क्या आएगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। अब देखिए, बाघ पूंछ की हवा से कंपन को भांप लेता है। बाघ अपने पूंछ की हवा से हुए कंपन को भांप लेता है। उसे शिकार की बिल्कुल भी सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसको मदद मिलती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं और बाघ के बारे में क्या देखने। बाघ हवा से पत्तों के हिलने के शिकार को झाड़ियों से हिलते हुई आवाज़ के अंदर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं से बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अब इसके बाद बाघ अपने इलाके में मूत्र मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है नहीं, ये बाघ की मर्जी होती है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। कस्तूरी हिरण जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों के मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या है, अब हाथी। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। देखिए, के दांतों के लिए और गैंडों को उसके सींग के लिए, शेर को और मगरमच्छ को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो जो मारते हैं उनको शिकारी कहा जाता है। अब और क्या है आपको, हमारे देश में बाघ अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में शिकार करना मना है। यहाँ के लोग जानवरों या जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। देखिए, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में आता रहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। भरतपुर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। अब इन पर जंगलों पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब उसके बाद क्या है, कहानी सपेरों की। कालबेलिया, यह सपेरों की एक जाति है जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। कालबेलिया नाच, इसमें भी सांपों जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों को केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दोवैया, अफाई। फ्रेंड्स, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। एग्जाम में यही आ सकता है कि अपने देश में कौन से सांप नहीं पाए जाते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नाग, करैत, दोवैया, अफाई। नेक्स्ट ऑप्शन कोई भी रहेगा तो आपको वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। चलते नेक्स्ट पर। अब देखिए, सांपों की पिटारी कावड़ जैसी दिखती है। सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश की जाती है कि सांप ने काटा है।
जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी। यह सीरम सांप के जहर को ही बनाया जाता है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना तो खेतों और फसलों को चूहा से कौन बचाएगा। सांप ना हो तो खेतों और फसलों को चूहा से कौन कौन बचाएगा। सांप ही रहते हैं जो चूहा से बचाते हैं। मतलब सांप को किसान का मित्र कहा जाता है और केंचुआ को भी किसान का मित्र कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आएगा कि किसान का मित्र को किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन में सांप भी रहेगा, तो सांप को भी लगा सकते हैं। चूहा नहीं, चूहा तो दुश्मन है, और उसको केंचुआ को भी किसान का मित्र कहा जाता है। अब बीन पार्टी वाले, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। ढोल के अलावा 3 बाजे सूखिलों के लिए बनाए जाते हैं। चलते हैं और भी टॉपिक जो ही एनसीईआरटी में दिया है। चखने से पचने तक, अध्याय नंबर 3 दिया है, चखने से पचने तक। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। एग्जाम में कई यही क्वेश्चन आ सकता है कि अपने पेट के अंदर कितने सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, तो 30 सेंटीग्रेड तक। जैसे मैंने एक दिन अभी क्वेश्चन डाला था कि दूध को कितने सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। अब एग्जाम में यही आएगा कि हमारे पेट का पाचक रस किस अम्ल की तरह होता है, तो एसिड अम्ल की तरह होता है। अब उड़ीसा का कालाहांडी जिला, एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है कि उड़ीसा का कालाहांडी जिला, मतलब यहाँ पर कालाहांडी जिला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। एक तरफ के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी में कई गरीब भूखमरी से मर रहे हैं। कई बार यहाँ तो धान गोदाम में पड़ा पड़ा भी सड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से इतने क्वेश्चन, अध्याय 3 से इतने क्वेश्चन बने थे। अध्याय 4 आ गया है, खाएं आम 12 महीने। अब एग्जाम में अभी सीटेट में पूछा गया था आत्रेयपुरा गांव कहाँ पर है, तो आत्रेयपुरा गांव आंध्र प्रदेश में है। मामनी तांड्रा आम पापड़। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं बताना। आम पापड़ बनाने के लिए जरूरत चीजें: चटाई, केंजुरनी, पेड़, डंडे, नारियल से बनी रस्सी और गुड़ चीनी। आम पापड़ तैयार होने के लिए 4 हफ्तों का समय लगता है। शीशियां, अब देखिए शीशियों में अचार रखने के लिए, शीशियों में अचार रखने और शीशियों को धूप में रखने के लिए इसलिए सुखाया जाता है कि शीशियों में नमी न रह जाए। आम को पूरे चलने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी रस आदि चीज़ें बनती हैं। आम से पूरे साल चलाने के लिए क्या क्या बनता है, आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि आम से कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनती हैं, तो ऑप्शन में रहेगा अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी रस, इतनी चीज़ें रहेंगी। और नेक्स्ट कुछ भी दे देगा, आंवला का अचार दे देगा या मिक्स में कुछ भी दे देगा, तो यहाँ से नेगेटिव करके ऑप्शन पूछ लेगा। अब खाने की चीज़ें उनके 1-2 दिन तक खराब होने से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय। एग्जाम में फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखिए 40 से 50 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, तो आपको यहीं से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या है घरेलू उपाय, आपको यहाँ पर आएगा कि पके हुए चावल एक कटोरी में डालकर पानी को गर्म बर्तन पर रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन खोले में रखते हैं नमी से बचाकर। दूध उबालते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी आपको। कोई अध्याय नंबर 5 आ गया आप लोगों के सामने। शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेथीन सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेपेथीन यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार आता है कि नेपेथीन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है।
अब फ्रेंड्स, इसका ढक्कन के जैसा आकार रहता है। ये नाइट्रोजन की कमी के लिए, अपने भोजन को आपूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की कमी के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब वेलक्रो, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में वेलक्रो बनाया। अब एग्जाम में यही आएगा फ्रेंड्स कि वेलक्रो का निर्माण किसने किया था, तो जॉर्ज मेस्टल महोदय ने किया था। वो कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कब किया था, 1948 में किया था। तो उम्मीद करूंगा यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपको फ्रेंड्स। वेलक्रो का निर्माण किसने किया, किस कहाँ के निवासी थे और कब किया गया। अब वेलक्रो दोनों सतह पर चिपक जाती है। चरचर की आवाज़, बस्ते कपड़े, जूते पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम में एक यहाँ से भी टॉपिक आएगा कि वेलक्रो का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। तो अब आपको दे देगा वहाँ पर क्या, वहाँ पर आपको दे देगा ऑप्शन में कि बस्ते कपड़े जूते पट्टे, ये दे देगा तो ये ऑप्शन में रहेगा। लेकिन अगर स्लीपर दे देगा, स्लीपर, तो स्लीपर में नहीं किया जाता है। ऐसे ऑप्शन आपको घुमाएगा तो आपको वहां पर घूमना नहीं है। अब कौन कहां से आए, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कौन कहां से आए। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। चाय असम से आई, सोयाबीन चीन से आया, भिंडी कॉफी अफ्रीका से आई, गोभी मटर यूरोप से आया। अब बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केरा पालक परवल टिड्डा मेथी ये सब देसी हैं। अब एग्जाम में आएगा कि कौन सा कहाँ से आया हुआ है। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिड्डा मेथी ये सब देसी हैं। तो बाकी सारे मैंने बता दिए हैं, यहाँ से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 100% आएगा यहाँ से एग्जाम में। अब चलते हैं अध्याय नंबर 6 पर, बूंद बूंद दरिया दरिया। अब देखिए, बूंद बूंद दरिया दरिया से राजस्थान के जैसलमेर में 650 साल पुराना तालाब है जिसे घड़सीगर के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। अलबिरूनी, अलबिरूनी जिस देश से भारत आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। देखिए, अलबिरूनी किस देश से आए थे, आजकल उसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बहुत बहुत बड़े भारी पत्थरों से लोहे के कुंडों में सीढ़ियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। अब उत्तराखंड में अभी भी देखिए एक चलन चलती है, पानी से जुड़ी एक रिवाज है। जो ब्याह के बाद नई दुल्हन आती है ना, वह झरने जाकर सर झुकाती है। लेकिन आजकल ये चलन नई हो गई है, वो किसी नदी के पास ही, यदि नदी या नल के पास भी जाकर के सिर झुका लेती है। अब बावड़ी को सीढ़ीदार भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1986 में जोधपुर के आसपास इलाकों में सूखा पड़ा था। भूली बिसरी बावड़ियों को एक एक कर फिर याद किया गया था। अब कुओं के सूखने के कारण, कई बार एग्जाम में यहाँ से आता है कि कुएं क्यों सूखते हैं। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। ये तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को पक्का कर दिया गया है। इसकी वजह से कुएं सूख रहे हैं। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। दड़की माई, यह राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। तरुण भारत संघ के साथ मिलकर इन्हें अपने गांव में एक तालाब बनाया था। उम्मीद करूंगा यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। अब अध्याय नंबर 7, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी, तो 1930 में। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर के नाम पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून के लोगों को अपने घर से इस्तेमाल किए नमक नहीं बना सकते। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद में दांडी समुद्री तट की यात्रा की। इसे गलत कानून तोड़ा। नमक कैसे बनाया जाता है, समुद्र के पानी में जमीन क्यारियों को भर दिया जाता है। तेज धूप से पानी सूखकर नमक ढेर रह जाते हैं। और आगे क्या है, मृत सागर। देखिए एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बनता है मृत सागर में। क्या इतना ही नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आने वाले वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलेगी और प्रतिदिन यहाँ पर
टाइम टू टाइम क्लास करवाई जा रही, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर टेट भर्ती, सीटीईटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब अध्याय नंबर 8 आ गया आप लोगों के सामने, मच्छरों की दावत। मलेरिया मलेरिया मादा मच्छर एनफ्लीस से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, कई बार एग्जाम में आता, तो मादा मच्छर के एनफ्लीस से फैलता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इनमें आयरन यानी लोहा होता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार आता है एनीमिया खून के लिए एनीमिया खून हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से हो जाता है। एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से हो जाता है। अब इनको पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब एनीमिया से ग्रसित बच्चे शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती का असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती भी कम होती है, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने की परेशानी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बचाव के तरीके। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से होता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों से पानी भरें, मिट्टी तेल में छिड़कें। मच्छर, पानी, अंडे, इन्हें लार्वे कहते हैं, भूरे रंग में पानी से तैरते हैं। अब रोनाल्ड रॉस से पता लगाया कि मलेरिया वाहक मच्छर है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार दिया, इसको नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग उत्तरकाशी में दिया था। पहाड़ों में चढ़ने से पहले सभी को नाश्ते में सुबह की विटामिन सी और आयरन की गोलियां के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है, ताकि ठंड के बचाव से ज़्यादा शक्ति मिले। अब पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर क्या करते हैं कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने में आगे बढ़ाना, जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, साथ ही के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान देना। अब देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, चट्टानों के नीचे उतरने की पर्वतारोहण की भाषा को क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। अब एग्जाम में आएगा रैपलिंग किसको कहते हैं, ऊपर चढ़ने को, नीचे उतरने को, तो यहाँ से आपको याद से देखना है। कमर में रस्सी बांधकर स्लिंग, एक तरह का हुक डालकर स्लिंग को नदी के एक बंधे मोटे रस्से में डाला जाता है। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों से चढ़ना। नदी पार करने एक किनारे से दूसरे किनारे पर मजबूत रास्ता बना होता है, दोनों किनारे पर बड़े फिट ऑन खूंटों से मजबूती के साथ बांधा जाता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अब बछेंद्री पाल है, यह गढ़वाल के नाकरी गांव में रहने वाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, पहाड़ से चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। इन्हें गाइड करते थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अब आपको आएगा कि बछेंद्री पाल को गाइड कौन करते थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इन्हें गाइड करते थे। 1984 में बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। बछेंद्री 23 मई 1984 को 1:07 में 89 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट यानी नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इन्हें कदम रखा। करीब 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की सबसे पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अब है बोलती इमारतें। अब फ्रेंड्स, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आया था 2018 में, आप लोग देख लीजिएगा। गोलकोंडा बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। गोलकोंडा की बाहरी दीवार पर कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। गोलकोंडा का किला का निर्माण कब वो किसने किया था, तो 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों ने शासन किया था। अब गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, तो काकतीय राजवंशों ने बनवाया था। यही सीटेट में पूछा गया है।
सीटेट में यही पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब बादशाह की पूरी फौजों से तोपों के साथ यहाँ पर हमला करने आई थी और वह किला घुसने में नहीं, उनकी पूरी सेना 8 महीने तक बैठी रही। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं जैसे बर्तन, औजार, हथियार आदि। अब सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता अंतरिक्ष में अब क्या यहाँ पर क्या है, सुनीता विलियम्स यह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है। यह पृथ्वी में 360 किलोमीटर दूर स्पेसएक्स में गई थी। अब ये भी कई बार सीटेट में एग्जाम में आया है कि भारत अर्जेंटीना के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अर्जेंटीना के साथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब अंतरिक्ष में कुछ मज़ेदार बातें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे, तो पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते, यानी एक से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, यह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। वह खानों भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरों में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा खड़े रहते थे। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर गति तेजी से चलती दिखे तो उपग्रह हो सकती है। अब टूटते तारा को उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जल आता है, आते ही जल जाता है। टूटता तारा या उल्कापिंड किसको कहते हैं, जो पृथ्वी में आते हुए जल जाता है। अब अध्याय 12। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर आजकल बावड़ी है, आजकल की बावड़ी है। तेल, अब तेल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको वो बताने जा रहा हूँ। जमीन से निकाला गया तेल गहरे गड्ढे में बदबूदार होता है, इसमें घुली मिली छुपी होती सारी चीज़ें। इन चीज़ों से अलग अलग साफ करने के लिए तेल के रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इस तेल इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। तेल से इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 13 चैप्टर आ गया आपके सामने। अब आपके सामने कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लद्दाख में स्वागत को जूले जूले बोलते हैं। एग्जाम में कई बार आएगा कि जूले जूले किसको कहा जाता है, तो स्वागत को जूले जूले कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, लद्दाख में कहा जाता है। अब लद्दाख की विशेषताएं। यह घर 2 मंजिला होता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बने होते हैं। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई होती है। घर अंदर छप्पर जैसे लगते हैं। यहाँ लोग ऊपर की मंजिलों में रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रहने की जगह होती है और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। चलते और नेक्स्ट पर। सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग नीचे की मंजिलों में ही जानवरों के पास रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के तने इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चोंगथोंग जम्मू कश्मीर से 5000 मीटर की दूरी पर ऊंचाई बनी मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। इसकी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होती है। अंग्रेजी में लोनार अर्थ का होता है अकेला रहने वाला। चलते हैं और नेक्स्ट पर। चोंगप्पा, देखिए चंगप्पा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपने भेड़ बकरियों को झुंड में लेकर पहाड़ों, मैदानों में खोज के लिए घूमते रहते हैं। जानवरों से इनकी अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन। चंगप्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनमें बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी उतनी जगह है, इन बकरियों के बाल भी उतने ज़्यादा नरम होंगे। ये लोग अपना पूरा घर, सामान
या आग पर लाद कर घूमते हैं। आगे बढ़ना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल जाते हैं। ये लोग अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि चंगप्पा लोगों के टेंटों को क्या कहते हैं, तो रेबो कहते हैं। ये लोग अपने सामान को कितने जल्दी तैयार कर लेते हैं, तो 2.5 घंटे में। ऑप्शन कई प्रकार के रहेंगे तो आप समझ जाइएगा। अब याक के बालों से बुनाई करके चंगप्पा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत गर्म होती हैं। याक के बाल से ही बनती हैं। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा ना कि जो पश्मीना शाल किसके बाल से बनती है, तो आपको दे दिया जाएगा ना कि कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऊन से और बाल से, भेड़ के बाल, बकरियों के बाल। तो आपको यहाँ पर याक के बाल लगाना है। तो रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी होती है। इसे चंगप्पा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों चट्टानों से एक दूसरे रखकर बनाते हैं। अब दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल के बारे में और भी यहाँ पर दिया है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। एग्जाम में आएगा पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, तो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। अब गर्म तो देखिए इतनी होती है, लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। यह पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल से बनता है। पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल से बनता है। यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। देखिए जो चंगप्पा लोग जाते हैं ना, इसीलिए वहाँ ठंडी में जाते हैं। यहाँ सर्दियों का तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। जहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, वहाँ से की बकरियों की नस्ल से पश्मीना शाल बनती है। अब और क्या है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों शरीर पर बहुत से बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों पर झड़ जाते हैं। इन्हीं से बनाई जाती पश्मीना शाल। देखिए जब -40 डिग्री सेल्सियस में रहती हैं, उन्हीं की बाल से बनाई जाती पश्मीना शाल। इनके बाल इतने पतले होते हैं, इनमें 6 बाल मिलकर सिर्फ 1 बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। मतलब अपने इंसानों के 1 बाल की मोटाई, इनके 6 बाल इतने पतले होते हैं। पश्मीना शाल को हाथों से बुना जाता है। इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक पश्मीना शाल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। एग्जाम में आएगा कि पश्मीना शाल को बुनने में कितना समय लगता है, तो 250 घंटे का समय लगता है। चलते नेक्स्ट पर। चंगप्पा की भाषा चोंगथोम का मतलब होता है ऐसी जगह बहुत कम लोग रहते हैं। ऊंचाई पर जाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाली कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। डल झील तैरते हुए घरों को शिकार में बोलते हैं। श्रीनगर से बाहर आए टूरिस्ट को हाउस बोट में रहते हैं। श्रीनगर से बाहर आए लोग कहाँ रहते हैं, तो हाउस बोट में। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट तक होती है तथा बीच की चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। कश्मीर में लोग रोटी घर पे नहीं बनाते, ये दुकान या बेकरी में खरीदते हैं। और नेक्स्ट पर क्या है, इसलिए कश्मीर में हर गली या कूचे में यह बेकरी दिखती है। अब यह पुराने घरों में खासियत है कि जालीदार खिड़कियां बाहर और उनमें उभरती होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। हाउस बोट और बड़े घरों के अंदर की छत लकड़ी के सुंदर नक्काशी बनी होती है, जिनमें एक खास डिजाइन खातमबंद जैसे जिक्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। अब क्या है, बोट की तरह लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। श्रीनगर, डल झील, झेलम नदी के इन डोंगों पर कई परिवार मकान की तरह डोंगे अलग अलग कमरे होते हैं। जब धरती कांपी 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप कई लोग मर गए थे और घायल भी हो गए थे। बहुतों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब भूकंप आने से और क्या क्या हुआ था, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। भूकंप आने से क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल जाओ तो फर्श को लेटकर या मजबूत चीज़ के मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि फिसल कर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। अब अध्याय नंबर 15, उसी में ठंडा उसी में गरम। उसी में ठंडा उसी में गरम कहानी के लेखक जाकिर हुसैन हैं। एग्जाम में आएगा उसी में ठंडा उसी में गरम किसने लिखी है, तो जाकिर हुसैन जी ने लिखी है। अब जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ
आई भाप में शीशे ठंडे पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं, नमी शीशे को धुंधली करती हैं। डॉक्टर हमारी छाती को स्टेथोस्कोप में रखकर हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। ये यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय 16, कौन करेगा यह काम। संत चरण रज सेवता सहज किताब के लेखक नारायण भाई देसाई। गोरेगांव कहाँ पर है, तो गोरेगांव महाराष्ट्र में है। भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर आज़ादी के बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश में संविधान तैयार हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, अपने मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। चलते नेक्स्ट पर। उधियू, सर्दियों के खेत में ताजी सब्जियों के मसालों के साथ मटके में भरते हुए उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले में अंगूरों को मटके में उल्टा लगकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पक्की सब्जी को उधियू कहा जाता है। उधियू आपको समझ में आ गया होगा किसको कहा जाता है। सब्जी की बात होगी, एग्जाम में लिख कर आ जाएगा कि उधियू किसको कहा जाता है। एग्जाम में आएगा शरबत सब्जी या पपौड़ा वगैरह कुछ भी, पपीता, ऐसे सब नाम दे दिए जाएंगे तो आपको सब्जी लगाना है। गुजरात में उधियू का मतलब होता है उल्टा। गुजरात में उधियू को उल्टा कहते हैं। उधियू के साथ मिट्टी चूल्हे, पकी बाजार की रोटियां, सौंधी खुशबू के साथ घर के दूध का मक्खन, दही और जितना चाहे छाछ। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल में जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब क्रोटन पौधा यह एक प्रकार का पौधा रहता है जो बोया जाता है। इसे बताने में समर्थ में फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती। यह पौधा मुरझाने लगता है। किसानों को पता चलता है कि फसल ने पानी की आवश्यकता पड़ने लगी है। चलते नेक्स्ट पर। अध्याय नंबर 17 से क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ पर, मुंबई में है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनने की संभावना थी। डांग पांडा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अध्याय 17 से इतने ही क्वेश्चन बनने वाले थे। अब अध्याय 18, जाएँ तो जाएँ कहाँ। यहाँ पर यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, डामर किसको कहा जाता है, तो कोलतार को कहा जाता है। अध्याय नंबर 19, किसानों की कहानी 20 जुबानी। बनगाम गांव कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यह अध्याय 20 है। किसके जंगल। कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती, तो झारखंड में। यह अध्याय 20 था। उसके बाद सूरमणि का संबंध कहाँ से है, तो सूरमणि का संबंध झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन से है। जंगल बचाओ आंदोलन के झारखंड से। एग्जाम में कई बार आएगा कि कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो झारखंड में बोली जाती है। अब जैसे अभी संथाल भाषा का आया था, संथाल एग्जाम में, तो भाषा से भी क्वेश्चन आते हैं। तोरांग कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। तोरांग कुड़ुक भाषा में अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने से कई चीज़ें जैसे बांसुरी की तरह ढोल भी है। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जंगल अधिकार कानून कब बना था, तो जंगल अधिकार कानून 2007 में आदिवासियों को जंगल में उनका हक दिलाने से जो लोग कम से कम 25 साल से रह रहे हैं वहाँ के जंगल में, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों से उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जो 25 साल से रह रहे हैं उन्हें जंगल से हटाया न जाए, इसके लिए जंगल अधिकार कानून बनाया गया था। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ गया होगा। 18 जमीन, 18 बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसे 18 जमीन बोलते हैं। अब झूम खेती, मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। और क्या बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, इसमें एक फसल कटने के बाद जमीन के कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसे खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगलों उगाता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन को खाद का काम करती है। फिर जब जमीन में खेती की बारी आती है, जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, चावल बोए जाते हैं। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब चेराव क्या है फ्रेंड्स की मिजोरम में फसल पकने पर सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। साथ में खाना खाते, पकाते और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल डंडियों से पीटते हैं। डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होते हैं और कूदते हैं। मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। एग्जाम में आएगा मिजोरम के लोग कितने
चौथाई लोग जंगलों से जुड़े हैं, ऑप्शन में रहेगा 1/4, 2/4, 3/4। तो 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब अध्याय नंबर 21। अध्याय नंबर 21 में क्या है कि किसकी झलक किसकी छाप। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1822 में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। इनने मटर पर प्रयोग किया था। अध्याय 22, फिर चला काफिला। पूर्ण पोली चने की दाल और मीठी रोटियों से। अब क्वेश्चन और आंसर बाद में दिए जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? और हाँ, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन में लाइव पढ़ाया जाता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।